बच्चों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका द स्कूल एजुकेशन अड्डा में। मैं सागर तिवारी आपका फिजिक्स का टीचर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 फिजिक्स, पहला टॉपिक मात्रक एवं मापन। आइए 5 मिनट की हम पहले शॉर्ट हिस्ट्री देखते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है और इसके आगे आज का हमारा क्या लेक्चर में क्या कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था भौतिक जगत। भौतिक जगत होता क्या है ये जाना हमने कि वह संसार जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर, ये पेन, ये व्हाइट बोर्ड, आपकी पुस्तकें, ये सब हम इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये क्या है? भौतिक जगत। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कबीरदास जी और चारवाक का। कबीरदास जी क्या कहते हैं? यह संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े घुल जाना है। और वहीं चारवाक क्या कहते हैं? यावत जीवते सुखम जीवते, ऋणम कृत्वा घृतम पीवते। ठीक है, समझे आप? मतलब कहना यह चाह रहा हूं मैं कि जहां पर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक और एक होता है भौतिक, जो हमारे सिलेबस में हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम क्या है भैया, विज्ञान के विद्यार्थी है, तो हम तर्क आधारित ज्ञान को मानेंगे। हम अध्यात्म को भी मानते हैं तो वहीं हम तर्क आधारित ज्ञान को भी मानते हैं। तो जो हमारा विज्ञान है तर्क आधारित ज्ञान है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो है क्लास। जो हमने देखा था कल भौतिक जगत के अंतर्गत जिनका इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो सके, इंद्रियों के द्वारा अनुभव हो सके। ठीक है, ये हम पिछली कक्षा में कंप्लीट कर चुके हैं। बस सिर्फ आपको एक 2 से 5 मिनट की एक शॉर्ट हिस्ट्री बता रहा हूं कि आपको आगे की क्लास में फ्लो बना रहे, आप बोर ना हो, आप आराम से, कि हाँ, कि जैसे कोई विद्यार्थी, कोई छात्र है जिसकी कल क्लास नहीं ले पाया, तो उसे एक शॉर्ट हिस्ट्री पता चल जाए हमने क्या पढ़ा था। हमारा जो चैप्टर फ्लो था ये था, हमने भौतिक जगत देखा था। भौतिक जगत के पश्चात हमने देखा था, ये हमने कल एग्जांपल्स देख चुके थे। फिर इसके पश्चात आता भौतिक विज्ञान, कि हमने हमारे जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने अभी 10वीं तक साइंस पढ़ा है, अब आप 11th में आए, किसी ने बायो लिया होगा, किसी ने मैथ्स लिया होगा। बायो वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, मैथ्स वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसे दोनों में कॉमन है। तो जो फिजिक्स से क्या है, हमने देखा था फिजिक्स क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक ज्ञान। हमने ये सब चीजें कल के लेक्चर में देख चुके थे। आइए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम कि जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा मेन चैप्टर है, वो यहां से स्टार्ट होता है बच्चों। क्या है? भौतिक राशि। जो हमने देखा भौतिक जगत, उसी के अंतर्गत हमारी जो मापन और मात्रक है, उसी में सबसे पहले आता है भौतिक राशि। जैसे कि मैंने आपको बताया था भौतिक जगत क्या होता है, वह जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिसका हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो हमें दिख रहा है वही होता है। तो वैसे ही है भौतिक जगत, और वही भौतिक जगत के अंतर्गत क्या आती है? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है हम देखते हैं। भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनका मापन संभव हो। अर्थात आप समझिए कि वे राशियां जिनका मापन संभव हो। कि आप मार्केट गए हैं, ठीक है, मार्केट गए, आप सब्जी लेने गए हैं, वहां पे लिए अपने आधा किलो प्याज लिया, 1 किलो टमाटर लिए, किसी ने भिंडी ली, किसी ने, तो वहां पे मापन हो रहा है ना कि आपने आधा किलो, 1 किलो। फिर आपका रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया। फिर पापा आप लेट हो गए भाई पेट्रोल डलवाने में, फिर दोस्त के टपरी मारने चले गए। तो क्या हुआ? आपके घर पे आए तो पिताजी बोलते, यार तू तो बहुत लेट हो गया, बहुत समय लग गया, समय लग गया। आप क्या बोलोगे? पिताजी हम तो गए थे मार्केट, पेट्रोल डलाए, फिर वहां गए, तो जो हमारी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी वो 10 किलोमीटर हो गई। तो आप समझिए, मैंने इतनी जो शॉर्ट हिस्ट्री बताई, इसमें क्या है कि आपने किलो में क्या खरीदा? सामान खरीदा। लीटर में क्या किया आपने? पेट्रोल भरवा लिया। फिर इसके पश्चात क्या हुआ? किलोमीटर में क्या किया आपने? दूरी तय करी। सेकंड में क्या हुआ? समय क्या हुआ? समय भी लगा आपको। तो ये सब क्या भौतिक जगत के अंतर्गत हो रहा है सब चीजें, और इनका मापन संभव हो रहा है। तो यह क्या है? भौतिक राशि। आइए इन्हें कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। कि अभी आपने देखा होगा राम मंदिर बना हुआ है, सभी को पता है राम मंदिर बना, अभी रामनवमी अभी कल गई। तो जो राम मंदिर बना है, तो जो भगवान राम की मूर्ति है ये 51 इंच की, तो ये इंच आ रहा है ना,
इसका भी तो मापन संभव हो रहा है लंबाई में। अच्छा, भी आपने इंस्टा पे एक बहुत मीम देखे होंगे, मेरा पेट मेरा पेट मेरा पेट बढ़ रहा है ना? तो आप उस पेट को भी, बढ़ते हुए पेट को कैसे नापोगे? इंची टेप से नापते हो। क्या है कि हाँ सर ये देखो, पहले मेरा इतना पेट था, ये हो गया, कमर 32 थी 34 हो गई है। तो यहाँ पे भी आप मापन कर रहे हो ना, इंची टेप के द्वारा, टेप के द्वारा। तो यहाँ भी क्या है, भौतिक राशि का उदाहरण हो जाएगा। जो हमारे राम भगवान है, इनकी मूर्ति का उदाहरण हुआ, 51 इंच की मूर्ति है, तो ये भी क्या है, भौतिक राशि के अंतर्गत आ जाएगी। वहीं पे हम देखेंगे, दूध वाला आया हमारे घर पे सुबह सुबह, तो उसके पास जार रहता है, वो जार से ये देखिए इस टाइप का कुछ रहता है, हालांकि उसमें ये नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल रहता, तो उसका आधा लीटर, 1 लीटर, 200 मिलीलीटर, इन सब के उसके पैमाने रहते हैं। तो ये क्या है, वो भी भौतिक राशियां है। क्या भैया 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो 1 लीटर उसने भैया यहां से भरना चालू किया, और ये 1 लीटर। आधा लीटर तो उसने यहां से लिया, ये आधा लीटर भर दिया। कोई बोले भैया हमको 10 रुपए का दीजिए, भैया 10 रुपए का तो 100 ml आएगा आपका, तो 100 ml भर दिया। तो ये सब क्या हो रहा है, मापन संभव हो रहा है। अब जिन जिनका मापन संभव होता है वह क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। वैसे ही आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन चली जा रही है, स्पीड से चली जा रही है, वंदे भारत आ गई, मेट्रो आ गई। हमारी कोलकाता में एक जनरल नॉलेज के रूप में याद रखिए, जो कोलकाता है वहां पे पहली अंडर वाटर मेट्रो चली है, कि जमीन के मतलब समुद्र के अंदर मेट्रो। ठीक है, ये भी एक साइंस का अजूबा ही है। यहाँ पे आपको भौतिक विज्ञान भी दिखेगा, रसायन विज्ञान भी दिखेगा, जीव विज्ञान भी दिखेगा उसके अंतर्गत। भौतिकी के नियम का प्रयोग करके ट्रेन बनाया गया, तो रसायन का प्रयोग करके क्या किया गया, वहां पे उसके आकृति ढाली गई होगी। और बायो का प्रयोग करके क्या होगा, जो आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र का, उसको हानिकारक प्रभाव ना हो। तो ये साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, हर जगह काम आएगा। कभी कभी बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर साइंस पढ़ रहे, इसका आगे जीवन में क्या यूज होगा? भैया साइंस हुआ या फिर आर्ट्स हुआ, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वह आपके सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हमेशा काम आती है। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके पहले कल एक विद्यार्थी ने मुझसे सवाल पूछा था जब हम पढ़ रहे थे, सर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कल किसी का एक डाउट आया था, तो उस डाउट को पहले क्लियर करते हैं, फिर इसके आगे हमारे टॉपिक पे वापस हो गए। गुरुत्वाकर्षण बल वह है बच्चों कि क्या होता है कि पृथ्वी का एक आकर्षण बल है। क्या आप उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे न्यूटन बाबा का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल, क्या हुआ था कि न्यूटन बाबा सेब के पेड़ के सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब फल आया उनके सर पे लग गया, फिर गिरा, तो उन्होंने इस पे ऑब्जर्व किया, तो एक निष्कर्ष पे पहुंचे, कोई भी चीज को ऊपर फेंको ना तो वापस नीचे नहीं आ पा, वापस नीचे ही आती है, ऊपर नहीं जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो उनने यह निष्कर्ष निकाला, जब हमारे 11th में हम आगे देखेंगे ना, गति एवं गति के नियम, सरल रेखा में गति, तब न्यूटन बाबा के पूरे प्रयोगों को समझेंगे, और इसी में आगे हम गुरुत्वाकर्षण भी जानेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था भैया? ये नियम आ गया कि कोई भी वस्तु पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। क्या है, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को नीचे फेंकूंगा ना तो नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्कर ऊपर उड़ेगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है ना, तो पक्षी तो उड़ रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसे भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये आपका है, जब आगे हम क्लास में देखेंगे तब हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप अभी इतना जान लीजिए कि पृथ्वी का आकर्षण बल है। ठीक है, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों का हमने देखा कि भौतिक राशियां क्या है, वह राशियां जिनका मापन संभव होता है। अब मापन तो संभव हो रहा, अब जैसे मैंने आपको बताया था भौतिक जगत, भौतिक जगत के अंतर्गत ही भौतिकी फिजिक्स आता है। तो जो भौतिक राशियां है उनका मापन संभव हो रहा है, मापन संभव होने के पश्चात वो किसी ना किसी नियम का पालन करती है या किसी ना किसी नियम की व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, ये ट्रेन चल रही है स्पीड से, ट्रेन चले जा रही है, मान लीजिए कि ये ट्रेन चल रही है अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से। वहीं एक दूसरी ट्रेन है 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। तो ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड। जब हम चाल पढ़ते हैं, चाल बराबर से दूरी बटे समय, यह भी भौतिकी की संकल्पना है, गणित की संकल्पना है। तो इसका पालन किसके द्वारा हो रहा है? भौतिक राशियों के द्वारा हो रहा है। तो आइए अब समझते भौतिक राशि की परिभाषा। यदि हमारे एग्जाम में, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो सिलेबस में क्या है, इस चैप्टर से आपको या तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, या 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, 1 शब्द में उत्तर दो, या 2 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है आपको कि कोई भी छोटी सी परिभाषा लिखने को आएगी इस चैप्टर से। चैप्टर हमारे सिलेबस में दिया, हमें तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा,
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं इस चैप्टर से कि एक क्वेश्चन आना है, तो वो क्वेश्चन है विमा। एमपी बोर्ड में या कोई बोर्ड में आप यदि प्रीवियस ईयर के पेपर, मैं आपको एक दो दिन में जो आज फ्राइडे मंडे की क्लास में आपको हम यूनिट के हिसाब से पेपर सॉल्व करें, तो उसमें आप देखिएगा जो विमा है ना, आपको हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये यह चैप्टर 3 नंबर का है, 3 नंबर में से एक क्वेश्चन फिक्स है विमा। ये आगे हम पढ़ेंगे तब समझाएंगे विमा क्या होती है, विमा को कैसे लिखते हैं। आइए देखते हैं भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि वे राशि होती है, भौतिक राशि वे राशि होती है जिनका मापन संभव हो। ठीक है, ये हो गया मापन संभव हो, तथा यह राशि नियमों की व्याख्या करने में उपयोगी है। नियमों की व्याख्या करती हो, मैंने दोनों चीज आपको समझाई है। तो क्या है, भौतिक राशि वह राशि होती है, वह राशि होती है जिसका मापन संभव हो तथा यह नियमों की व्याख्या करने में उपयोगी हो। ठीक है, उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय, मोल, ये ऐसी 7 जो मूल राशि है, जब मापन पढ़ेंगे मात्रक मापन उसमें, तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। ठीक है, भौतिक राशियों की प्रणाली है ये। ठीक है, आगे देखते हैं भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान तथा आंकिक मान की जरूरत होती है। संख्यात्मक मान अर्थात जो भौतिक राशि को हम लिखेंगे, मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि को हम लिख रहे हैं, मैं यहां बता रहा हूं आपको, समझिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां पे शॉर्ट में समझा रहा हूं। भौतिक राशि बराबरी से संख्यात्मक मान प्लस आंकिक मान। संख्यात्मक मान अर्थात n, आंकिक मान मतलब यूनिट। तो आप समझिए कि आप मार्केट गए हो खरीदने, कुछ आप लेने गए हो, भैया कल सैटरडे नाइट है, मम्मी ने बोला कि पनीर लेके आओ। आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, 1 किलो पनीर लेना है आपको। अब 1 किलोग्राम बोलोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे भैया पनीर दे दो। सामने वाला दुकानदार पूछेगा ना, भैया कितना दूं, 100 रुपए का दूं, 200 रुपए का दूं। आप बोलोगे 100 रुपए का, ठीक है भैया 100 रुपए में 250 ग्राम पनीर आएगा। आप बोलेंगे भैया 400 रुपए का दो, उसमें क्या हो 1 किलोग्राम पनीर आएगा। तो देखिए यहाँ पे भौतिक राशि क्या हो गई, आपने क्या मांगा है, 1 किलोग्राम मांगा है, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी 1, और ये किलोग्राम क्या हो गया इसका मान। समझे आप कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान तथा आंकिक मान अर्थात यूनिट, जो कहते हैं ना यूनिट मात्रक, उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे बच्चों हमको। समझे आप भौतिक राशि क्या है, शॉर्ट में हमने देख लिया कि भौतिक राशि क्या होती है, कि नियम वगैरह। हाँ, नियम वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि नियमों की व्याख्या करती है कि आप किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो, आपने बल लगाया, वस्तु में विस्थापन हुआ। मान लीजिए कि ये मार्कर यहां पर था पहले, मैंने इसको बल लगा के आगे की ओर लेके आया, यहां से यहां तक बल लगा के आगे की ओर लेके आया, तो क्या हुआ, बल लगाया ना मेरे द्वारा, तो उसमें क्या हुआ, विस्थापन उत्पन्न हुआ, वह वस्तु आगे की ओर खिसक गई। मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझ पे कोई ने पीछे से धक्का लगाया, तो मैं यहाँ पे आ गया, मुझ में क्या हुआ, विस्थापन उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे बल लगा, अब विस्थापन बोला कितना, 5 मीटर का विस्थापन हो गया। तो 5 मीटर जो है ना भौतिक राशि है, और जो बल लगाया ना वो भौतिकी का नियम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भौतिक राशियां होती है वह मापन के साथ साथ जो भौतिक नियम है उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, आई होप आपको, मैं आशा करता हूं कि ये भौतिक राशि यहां तक समझ आई होगी। अब आगे देखते हैं हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण। जो भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया गया, इन सभी को हम आगे हमारे चैप्टर में दिया है, यहाँ पे शॉर्ट में जानते हैं क्या है। मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पे। मापन और मात्रक के आधार पे पहली होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, तीसरी होती है पूरक राशि। मूल अपने जैसे कि हम बताते ना आपको कि जैसे ये एक्स वाई जेड है, तो ये उसका मूल बिंदु हो गया। अब जैसे कि आप बायो पढ़ा होगा आपने 10th में कि हमारा जो पूर्वज थे होमोसेपियंस, लीन मानव का नाम है, फिर से जो पूर्वज गोरिल्ला को मानते हैं, फिर किसी के पूर्वज कुछ मानते हैं, जो हमारा मूल बिंदु है आर्य को मानते हैं कि उत्पत्ति जहां से होती है वो स्वतंत्र है, कि अब कुछ नहीं होगा भाई इसके द्वारा, तो वो क्या है, मूल राशियां। वह राशियां जो पूर्णता स्वतंत्र होती है, वह राशि कौन सी होगी, मूल राशियां। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि क्या होगी, वह राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है। जैसे मूल राशि क्या हो गई,
द्रव्यमान, लंबाई, लंबाई का क्या हो गया मीटर, द्रव्यमान का क्या हो गया किलोग्राम, जो अपन कोई चीज मोल संकल्पना तो मोल हो गया उसका, समय का क्या हो गया सेकंड। ये सब क्या है भौतिकी में 7 मूल राशियां है। तो ये 7 मूल राशि जो रहेगी ना, इन्हीं से अन्य राशियों का उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जैसे हम जानते हैं चाल बराबरी से कितना क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। अब आप देखिए जो चाल है ना वो एक व्युत्पन्न राशि होगी। अब दूरी हमको पता है, दूरी को हम काय में व्यक्त करेंगे मीटर या किलोमीटर में, यहां मीटर में मान लेते। समय को हमने काय में व्यक्त किया किस चीज में सेकंड में। तो चाल क्या हो गई मीटर प्रति सेकंड। तो जो चाल है वो व्युत्पन्न राशि, दूरी व समय, इन दोनों के द्वारा इस राशि का उत्पादन हुआ है। कि मान लीजिए कि एक उदाहरण लीजिए, जैसे आपके माता पिता है, आपके माता पिता को मूल मान लीजिए, आपके माता पिता से आपका जन्म हुआ, आप क्या हो गए व्युत्पन्न। ठीक उसी प्रकार आप जब आगे जाके पेरेंट्स बनोगे, आप मूल राशि हो जाओगे, आपके जो बच्चे जन्म लेंगे वो व्युत्पन्न राशि हो जाएंगे। ऐसे हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ती रहेगी ना, जहां से हमारी पीढ़ी का प्रारंभ हुआ वो हमारा मूल है, और उन्हीं के बच्चे जो प्रणाली चलती आ रही वो उनकी क्या होगी व्युत्पन्न राशियां। एक पूरक राशि होती है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। ये हमारे सिलेबस में इतना नहीं है तो इस पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। मेन चीजें होती है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ये दोनों हमने सिर्फ अभी यहाँ पे देखा, आगे इसी क्लास में आगे देखते हैं। फिर एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। दिशा और परिमाण के आधार पर देखिए सदिश, स धन दिश, कोई भी शब्द आए ना, जैसे बड़ा भारी भरकम शब्द आता है तो आप क्या करो उसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद आप सभी को आता होगा है ना। तो संधि सा धन दिस, दिस क्या हो गया दिशा, सा मतलब अच्छा। तो वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, जो है क्या होगा इसको व्यक्त करने के लिए पहला दिशा, दूसरा परिमाण, इन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण की आवश्यकता होती है, वह राशि कौन सी कहलाती है सदिश राशियां। ठीक उसके विपरीत अदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती है वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो कौन सी होगी अदिश राशियां। सिर्फ यहां पे परिभाषा जानिए, इनके उदाहरण, फिर सदिशों के नियम, योग नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, जो और भी रह गए ना त्रिभुज नियम सदिशों का, कॉस थीटा वाला नियम, सदिश घटक, ये सब चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है। अब ऐसा नहीं है ना कि आपके सामने 56 भोग रखे हैं कि आप पूरे 56 भोग को एक साथ ही खा लोगे, नहीं होता है ना। क्या रहेगा भाई, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो। चलो पहले हमने रोटी खाई, स्टार्टर के रूप में कुछ हल्का खाया, फिर रोटी खाएंगे, फिर दाल चावल, फिर स्वीट्स खाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप खाना भी खाते ना। अब ऐसा तो नहीं है कि दाल भी उसी में, सब्जी भी उसी में, चावल भी उसी में, रोटी भी उसी में, गुलाब जामुन भी उसी में, ऐसा गिद्ध भोजन तो हम करते नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे हम समझेंगे बच्चों, तो इसमें क्या रहेगा हमारे माइंड में खिचड़ी नहीं बने, आराम से हम उस चीज को पचा सके। कहते हैं ना खाओ उतना जितना पचा सको, तो हम धीरे धीरे खाएंगे, उसको पचाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशि को वर्गीकरण देखा। अब इसके बाद हमने भौतिक राशियों के उदाहरण देखे थे कि रामलला की मूर्ति है, इसको माप रहे हैं हम, इसका मापन संभव है, द्रव्य का मापन संभव है। जिसे एक बाट आता था, यहाँ पे 1 किलोग्राम लिखा रहता है, जिसमें 2 किलोग्राम, ये ऐसे जो बाट रहते हैं ना, ये बाट भी क्या है भौतिक राशियों के रहेंगे। अब इसके पश्चात अगला आता है हमारा भौतिक राशियों में जो मूल राशि हमने देखी थी, मूल राशि को भी देख लेते हैं। मूल राशि क्या होती है, वे राशि होती है जो स्वतंत्र होती है। ठीक है, जो स्वतंत्र होती है, अन्य किसी पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, ऐसी पद्धति के अंतर्गत मूल राशियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जो एसआई पद्धति है ना हमारी, एसआई पद्धति, इसमें 7 मूल राशि बताई गई है। लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, प्रतिफलन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इन सभी को हम आगे सबकी परिभाषा जानेंगे, अभी सिर्फ यहां जानते हैं। ठीक है, मूल राशि क्या है, वह राशि है जो स्वतंत्र होती है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। ऐसा ही पद्धति में 7 मूल राशियां बताई गई है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति कैंडेला वगैरह सब चीज, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये हमने देखा। फिर व्युत्पन्न राशि,
व्युत्पन्न राशि क्या है? वह राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होती है। ठीक है, वह राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होगी। मैंने बताया था कि आप आपके माता पिता पर निर्भर हो ना भी, पैसे के लिए, हर चीज के लिए। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने परिवार का बताया कि एक परिवार है ये, इस परिवार में यहाँ पे आपके हेड ऑफ द फैमिली पिताजी है मान लेते हैं। ठीक है, पिताजी है, फिर माताजी है, फिर हम, ये सोनू मोनू भैया, उनके बच्चे आ गए। अब ये क्या है, जो मूल राशि रहेगी वो कौन रहेगी? ये स्वतंत्र है। ठीक है, अब मम्मी का राज चलता है घर पे, कहने की बात है, लेकिन हम उदाहरण के लिए देखते हैं। ठीक है, स्वतंत्र है तो हम क्या, अपने पिताजी पे निर्भर है। हमारी जो बहन है वो भी पिताजी पे निर्भर है। और हमारा जन्म किनसे हुआ है? पिताजी माताजी के द्वारा ही हमारा जन्म संपन्न हो पाया। तो ये क्या हो गया, हमारे मूल। हम क्या हो गए, इनके व्युत्पन्न संतान। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। हमने चाल का उदाहरण देख चुके थे। अब आगे देखते हैं अभौतिक राशियां। जैसे मैंने आपको इस पहली क्लास में बताया था, दो जगत है, एक आध्यात्मिक जगत, दूसरा भौतिक जगत। भौतिक जगत के अंतर्गत हम भौतिक राशियों का मापन कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक जगत है, प्रेम, क्रोध, मोह, माया, लालच, भक्ति भावना, जिसे अभी कह रहे हैं ना कि भारत राममय हो चुका है, भक्ति भाव में लीन हो चुका है, ये क्या है? आध्यात्मिक जगत। और ये इसी के अंतर्गत क्या होती है? अभौतिक राशियां। ठीक है, अभौतिक राशियां क्या होती है बच्चों? देखिए, वह राशि जिनका मापन संभव नहीं होता। ठीक है, मैंने बताया आपको भौतिक राशियों का मापन संभव है, तो अभौतिक राशियों का मापन संभव नहीं होता है। वह अभौतिक राशि कहलाती है। इनका क्या है? मापन संभव नहीं, मापन संभव नहीं होता, वह अभौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा एंग्री यंग मैन दिख रहा है, गुस्से में एक इंसान, एक एकदम इमोजी टाइप का है गुस्से में। अब आप इसका गुस्सा थोड़ी नहीं माप सकते हो कि आप, जैसे कि मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, कुछ हुआ, मैंने आप पे चिल्ला दिया, डांट दिया आप पे, आपको भी गुस्सा आया, मुझे गुस्सा है कि मैंने आपको होमवर्क दिया, होमवर्क नहीं करके आए आप लोग, तो मैंने आपको डांट दिया। अब मैंने कितना डांटा, इसका मापन कर सकते हैं कि सर ने मुझे आज 100 ग्राम डांटा, सर ने मेरे को 1 लीटर डांटा। अब ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते ना। क्या होता है कि भाई जो गुस्सा है, गुस्सा तो वही रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये सब क्या होता है? अभौतिक राशियां। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है डांटने वाली, आप सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, अभौतिक राशियां हो गई जिनका मापन संभव नहीं है। इसके अंदर क्या हो गया? प्रेम, जैसे आप आपके माता पिता हो गए, जीवन में कोई XYZ कोई इंसान होगा, आप उससे कितना प्रेम करते हो। आप किसी के पास गए, क्या मैं तुझसे 2 किलोग्राम प्रेम करता हूं, तो मेरे साथ रह लो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। आप तो लेंगे मैं तेरे लिए तारे तोड़ के ला लूंगा, ये कर लूंगा। कहने की बातें, होता कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है अपने को। तो जो समझा रहा हूं वो समझिए आप बस, कि जिनका मापन संभव नहीं है वो क्या होंगे? अभौतिक राशियां। क्या आपने पापा को बोला कि पापा 100 रुपए दीजिए, रुपए बोला है आपने, तो ये क्या होगी? भौतिक राशियां। अब पापा बोले पापा 1 किलोग्राम पैसे दे दो, नहीं होगा। ठीक है, तो जो अभौतिक राशि, इनका मापन संभव नहीं है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? प्रेम अर्थात प्यार, क्रोध मतलब गुस्सा, दर्द, उत्तेजना। अब आप क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट सिर्फ एक दर्द में एक चीजें रहती है, जो प्रसव पीड़ा होती है, जब कोई माता किसी संतान को जन्म होती है, तो दर्द को मापने के लिए एक इकाई बनाई गई थी एक वैज्ञानिक ने, डेल। हाँ, हमारी भौतिकी और रसायन में इस त्रिभुज का बहुत महत्व है भैया। जहां त्रिभुज सीधा है वहां पे डेल लिखा गया, जहां त्रिभुज उल्टा, त्रिभुज सीधा है डेल हो गया, त्रिभुज सीधा है तो गर्म करने का निशान हो गया रसायन में। हर चीज के अलग अलग संदर्भ रहते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये जो है ना डेल, इन्हें एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने प्रसव पीड़ा को मापा था कि इंसान के जीवन में, आपको मैं बता रहा हूं एक बेसिक नॉलेज के लिए, जो सबसे ज्यादा दर्द होता है ना, वो प्रसव पीड़ा के दौरान होता है माता को। एक बच्चे को जन्म देने में माता को काफी दर्द होता है। ठीक है, तो एक दर्द का मापन हो गया। तो हम वो देख रहे थे अभौतिक राशियां, प्रेम, क्रोध, दर्द, उत्तेजना। अब आप ये थोड़ी नहीं कहोगे कि सर आज मैं बहुत मोटिवेट हो चुका हूं, कि अब तो इतना मोटिवेट हूं कि नंबर ला लूंगा। हाँ, आप ये कहो कि मैं 100 नंबर में से 70 नंबर का पेपर है, उसमें 60 नंबर लेके आऊंगा, तो आपने यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स कर दी, तो ये क्या हो गई आपकी? भौतिक। लेकिन आप कहोगे सर मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूं, यहाँ पे कोई क्वांटिटी फिक्स हुई है? नहीं। इसका मापन संभव है? नहीं। ठीक है, ये हो गई हमारी अभौतिक राशियां। आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रोध वाला बताया, फिर एक प्रेम वाला एग्जाम्पल हो गया, एक दर्द वाला एग्जाम्पल हो गया। अब एक बच्चा प्यारा सा क्यूट बच्चा बैठा है, ये मेरा भांजा है, इसकी फोटो लगाई मैंने। ये प्यारा सा क्यूट बच्चा बैठा हुआ है।
ठीक है। अब इसका देख रहे कि इसकी क्यूटनेस माप सकते हैं क्या हम, कि हम किसी को देखते हैं, किसी को देख रहे यार ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, अब उसका सुंदरता को हम मापन कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ विशेषण लगाते हैं हम कि बहुत सुंदर है, अच्छा व्यक्ति है, तो सिर्फ विशेषण लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या हुआ, इसका मापन संभव नहीं हो पाया। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, मात्रक मापन हम कल से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हमने शॉर्ट में देखा है ना, भौतिक राशि या भौतिक राशि में एक फ्लो चार्ट के द्वारा जो हमारा रहता है क्लास के, वो है, तो उस टाइप से हम देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था भौतिक राशि, भौतिक राशि इनका क्या है, मापन संभव होता है, मापन संभव हो सकता है। फिर एक क्या देखा हमने, अभौतिक राशि, इसका मापन संभव नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने देखे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज समझ आया होगा भौतिक अभौतिक राशि। अब जो हमारा टॉपिक है कल मात्रक एवं मापन, वहां से हम प्रारंभ करेंगे, मात्रक क्या है, मापन प्रणाली क्या क्या है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। और आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आप सिर्फ 5-10 मिनट चिंतन करिएगा कि भौतिक राशि क्या है, अभौतिक राशि क्या है। वैसे मैंने कोशिश करी थी आपको सभी चीजें समझा पाऊं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। थैंक यू बच्चों।